क्लास 24 स्वागत है आप सभी का, जहां पे आज मेरे साथ आप प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कर रहे हो और एक ये रेगुलर सेशंस हैं जो एएलपी के एग्जाम से पहले तक होंगे, यानी कि 16 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है, 16, 17, 18। तो उनसे पहले हम ये पूरा सेट यहाँ पे करने लग रहे हैं 15 तारीख तक। और बीच में बहुत सारे स्पेशल सेशंस भी आएंगे, जैसे कि साइंस के 1 लाइनर्स भी कराऊंगी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट होंगे। सो अभी के लिए आज का सेशन प्रैक्टिस 2 है, अगर 1 नहीं देखा है तो वापस से देख लीजिए। आज का सेशन जो है वो प्रैक्टिस 2 है। उसके अलावा कई सारे बच्चों की डिमांड थी कि ग्रुप डी का हमको पूरा सिलेबस कवर करना है, एनटीपीसी के लिए पूरी साइंस पढ़नी है और जल्दी जल्दी से रिवाइज करना है पूरा। तो यहाँ पे एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इनके लिए कंप्लीट थ्योरी का एक बैच है जो जिसका नाम है साइंस का हाई वोल्टेज बैच। ठीक है, हाई वोल्टेज बैच करके याद रखिएगा। जनरल साइंस का कंप्लीट बैच है, सारा सिलेबस आपको मिलेगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज। इसमें एमसीक्यूज या मॉक टेस्ट आपके साथ में 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 5000 आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे जो इन्हीं चैप्टर्स के होंगे, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को कंप्राइज करे होंगे। अभी आपका 26 जनवरी की वजह से अगर S50 कोड लगा के आप ये कोर्स लेते हो 599 का रहेगा। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि पूरा 1 ईयर के लिए कोर्स है, तो इन बिटवीन अगर आपका एएलपी, एनटीपीसी या ग्रुप डी कोई भी एग्जाम होता है तो यहाँ पे ये कवर भी करेगा। साथ में हर एक एग्जाम से पहले मैं कुछ लाइव वीडियोस करके यहाँ पे एक क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं वो भी कराऊंगी। तो वो भी आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी आपकी उसमें कवर होंगी लाइव सेशंस में। उसके अलावा कंप्लीट साइंस का जो बैच है वो आप यहाँ से अपने रेलवे के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे ये रेलवे के बैचेस हैं, ये भी याद रखिएगा। रेलवे का बच्चा या एसएससी का बच्चा जो है वो इसको ले। स्टेट सर्विसेज वाले बच्चे अभी ये स्टेट सर्विसेज वाले बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है, ओके। उसके अलावा अगर आपका ऑलरेडी तैयारी पूरी है, सिर्फ टेस्ट सीरीज करना है कि हमको थ्योरी करनी ही नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पढ़ने हैं, तो वो आप टेस्ट के लिए अलग से पूरी एक टेस्ट सीरीज है जो आप क्लास 24 एप्लीकेशन पे जाके ले सकते हो। ये भी आपकी एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और कांस्टेबल सारे एग्जाम को कवर करेगी। साइको के जो टेस्ट है वो भी आपको मिल जाएंगे। साइको के टेस्ट है, 100 साइंस के सेक्शनल टेस्ट है, ये सारा एरिया आपको कवर करके मिलेगा। क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, गवर्नमेंट एग्जाम में जाइए, रेलवे के एग्जाम में जाइएगा, वहां पे आप टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट आरआरबी, एनटीपीसी, कांस्टेबल, एएलपी के लिए आप जाएंगे तो आरआरबी, रेलवे कॉम्बो टेस्ट सीरीज आपके सामने मिलेगी। कल जो हमने सेट कराया था उसी का सेकंड शिफ्ट जो है ना वो मैं आपको कराने लग रही हूँ 25 नवंबर का। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, मैंने इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया है। एग्जैक्टली 2024 नवंबर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वहीं से ये क्वेश्चन सीबीटी 1 के मैं आपको करा रही हूं, है ना। तो लेवल कैसा था, क्या है, लेवल अभी भी ऐसा ही रहेगा। लेवल में बहुत ज्यादा कोई मेजर चेंजेस आपके नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फलों और बीजों में निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स की सांद्रता अधिक रहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज प्रेजेंट इन हायर कॉन्सेंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड? तो फल और फूल जो होते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स, फल और बीज जो होते हैं, उनमें कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑक्सिन, एब्सिसिक, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। ये हार्मोन 5 प्लांट्स में नेचुरली पाए जाते हैं, जिसमें से ऑक्सिन को हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। पौधे में अगर तनाव होता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कि एब्सिसिक एसिड कहलाता है। जिब्रेलिन ज्यादातर जाना जाता है डोरमेंसी के लिए, उसके अलावा ग्रोथ में भी हेल्प करता है जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में मदद करता है। तो बीज में, फल में जो हमारे जो हार्मोन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है वो है आपका साइटोकाइनिन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज डिवीजन ऑफ फ्लेवर अकर? डिवीजन ऑफ फ्लेवर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी, यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ऑप्शन देख के समझ आ जाएगा, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिखा हुआ है। तो जितने भी हमारे जीव होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बने होते हैं सेल से, ठीक है, कोशिकाओं से। अब ये जो कोशिका है ना वो जुड़ के टिश्यू बनाती हैं, ऑर्गन्स भी बनाती हैं, लेकिन ये किस तरीके से फंक्शनल है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसको हम डिवीजन ऑफ फ्लेवर के नाम से जानते हैं। ओनली इन यूनिसेलुलर, ओनली इन मल्टीसेलुलर, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो पूरा काम हो रहा है, जो फंक्शन हो रहा है, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो सिर्फ सेल से हो रहा है, सिर्फ टिश्यू से हो रहा है।
ऑर्गन से हो रहा है, ये वाली बात है। तो याद रखिए डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों में होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो डिवीजन ऑफ लेबर तो शो करेगा ही करेगा। नेक्स्ट इनकरेक्ट पेयर, ऑप्शन देखिए पहले, ट्रॉफिक लेवल और कंज्यूमर की बात की गई है, तो ऑप्शन जो है वो क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे होता है, राइट। इनकरेक्ट पेयर बताना है, बैक्टीरिया जो है वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, छोटे कार्निवोर्स थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स जो है वो आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। तो ये जो है ना ये है फूड वेब, क्या बोलते हैं इसको, फूड वेब, इसको खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। हमारी पूरी जो इकोसिस्टम है या बायोडाइवर्सिटी है वहां पे हर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर होता है, डिपेंड होता है। पौधे की भी अगर हम बात करें तो पौधा, वैसे तो पौधा ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, लेकिन क्या वो किसी चीज पे निर्भर नहीं करता, करता है। वो भी निर्भर करता है किस चीज पे, सूरज पे। अगर सूरज की रोशनी या सूरज कल को नहीं निकले तो सारे के सारे पौधे एक दिन में मर सकते हैं। ये हमारी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो भी सूरज पे डिपेंड करती है। ट्रॉफिक लेवल में जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो पौधा होता है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होता है, ठीक है, वो किस पे होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, राइट। प्लांट्स के बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी उपभोक्ता, जैसे कि पौधे पे मान लीजिए ग्रास हॉपर डिपेंड करता है, तो ग्रास हॉपर क्या हो गया, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। फिर सेकंड कंज्यूमर कार्निवोर्स हो सकते हैं, जो कि ग्रास हॉपर को मेढक खाता है, तो मेढक थर्ड ऑटोट्रॉफ पे हो गया। उसके बाद थर्ड कंज्यूमर आते हैं जिनको हम फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे रखते हैं, ठीक है। अब थर्ड कंज्यूमर कौन होगा, जो सेकंड कंज्यूमर को खा रहा है, यानी कि मेढक को खा रहा है। अब बैक्टीरिया क्या मेढक को खा सकते हैं, नो वेज। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे कहलाते हैं डेट्रीटिवोरस, वो आते हैं प्लांट से भी पहले। अगर किसी भी फूड चेन में बैक्टीरिया लिखा हुआ है तो वो पौधे से भी पहले आएंगे, यानी कि वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होंगे अगर फूड चेन डेट्रीटिवोरस है, ठीक है। तो फोर्थ पे कौन आएगा, जो थर्ड कंज्यूमर होगा, जो मेढक को खा सकता है, जैसे कि सांप, सांप मेढक को खा लेता है। तो ये हमारे फूड लेवल से रिलेटेड है। ट्रॉफिक लेवल का मतलब है कि हमारी इस पूरी इकोसिस्टम में या बायोडाइवर्सिटी में कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से नंबर पे बैठा हुआ है या रखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर आपका रहेगा बी। बी गलत लिखा हुआ है, फोर्थ ट्रॉफिक नहीं, ये आना चाहिए डेट्रीटिवोरस, डेट्रीटिवोरस जो कि स्टेज होती है अपनी, है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अपन ने कल के सेशन में भी किया था। यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है, इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। अगेन जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पे हर चीज के नंबर लिखने हैं। जैसे यहाँ पे Ba का 3 नंबर है, क्लोरीन 3 दूनी 6 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो 2 दूनी 4 है, Al2 और 2 आगे लिखा हुआ है, ठीक है। SO4 थ्राइस, SO4 थ्राइस, इसका नंबर देखो, सबसे पहले 3 दूनी 6 कर लीजिए, सल्फर जो है वो 6 है, और ऑक्सीजन की यहाँ पे मात्रा कितनी होगी, 3 दूनी 6 और ये 4 यहाँ पे, तो 4 4 4 8 4 3 12, 12 दूनी 24, तो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे कितनी है, 24। उस तरफ आप जाएंगे, सारी की सारी कैलकुलेशंस करिए, कहाँ पे कौन सी चीज जो है वो बैलेंस आउट हो रही है, किस चीज को आप कहाँ पे ऐड कर पा रहे हो, और इस इक्वेशन के बैलेंसिंग के हिसाब से हमारी जो इक्वेशन है वो आपकी डी वाली ठीक बैठेगी, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि कौन सी इक्वेशन में बैलेंस ही पूरी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस आउट भी कर सकते हो। एल्यूमिनियम का बैलेंस ही +3 होती है, SO4 की -2 होती है, Ba की +2 होती है, बेरियम जो है वो +2 होता है, और कैल्शियम की भी +2 होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, सेम चीज अगर बैलेंस आउट करिए तो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें नंबरिंग कैलकुलेट करनी है आपको, इस तरीके से पूरा नंबर कैलकुलेट करना है, फिर यहाँ पे सही ऑप्शन देखना है, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स यू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। आयन का एक्सचेंज है, इस तरीके की रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, डबल डिस्प्लेसमेंट या दोहरी विस्थापन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बुझे चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से करने पर क्या मिलता है,
अगर हमने बुझा चूना स्लेक्ड लाइम को, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला सबसे पहले याद रखिए CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। अब अगर आपने इसमें क्लोरीन से रिएक्ट करा दिया Cl2 से, तो ये क्या बन जाएगा, CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, जो कि क्या कहलाएगा, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। ये एक रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है कि CaO होता है, वहां पे अगर आपने H2O से ऐड कराया, पानी से इसमें डाला, तो ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस। अगर इसमें क्लोरीन डाल दिया तो ये बन जाता है CaOCl2। नहीं तो आपने इसमें कार्बन CO3 भी ऐड कर सकते हो, जो कि कार्बोनेट बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 CaOCl2, ठीक है। इक्वेशन याद रखिएगा। आंसर ब्लीचिंग पाउडर हो गया। Which of the following is the general formula of alkenes? Alkenes का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? Alkenes, alkanes और alkynes। स्टार्ट करते हैं इसको alkane के साथ, राइट। सेकंड पे आता है एल्कीन और थर्ड पे आता है एल्काइन। इनको हम हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हिस्सा होते हैं, जहां पे अगर सबसे पहले इक्वेशन लर्न करनी है, फॉर्मूला लर्न करना है, तो एल्कीन का लर्न कर लीजिए। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। अगर मुझे एल्केन लिखना है तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2। अगर एल्काइन होगा तो CnH2n -2। इस तरीके से ये फॉर्मूले जाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन वापस पूछा जाएगा, जो बच्चे इस साल पेपर दे रहे हैं याद रख लीजिए, चाहे आप ग्रुप डी का दे रहे हैं, एनटीपीसी या कुछ भी, आपसे ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाएंगे। क्वेश्चन एल्कीन को लेके है यहाँ पे, तो मेरा आंसर CnH2n होगा। क्या होगा? CnH2n। नाउ इंपॉर्टेंट इज कि हमको ये सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एल्केन को हम पैराफीन के नाम से भी जानते हैं, एल्कीन को ओलेफिन के नाम से जानते हैं, एल्काइन को एसिटाइलिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एल्केनॉल, एल्कोहल, ईथर होगा तो ROR फॉर्मूला लिखा जाता है। अल्डिहाइड होगा तो CnH2n+2 और डॉट में CHO हो जाता है। कीटोन होगा तो CnH2n साथ में O लग जाएगा कीटोन के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो CnH2n+1 और COH साथ में लग जाएगा। ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं। आपकी जो PDF आपको मिलेगी उसमें ये भी सारे फॉर्मूलेज लिखे होंगे ऑलरेडी, ये सब आपको लर्न करने हैं। अब जैसे अगर मैं एक उठा लूं, जैसे कि एल्केन उठा लिया, एल्केन में सफिक्स में n लगता है, एन लगता है, फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2। अब अगर एल्केन को मुझे रिप्रेजेंट करना होगा कार्बन के नंबर से, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिंगल कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, C2H6 हमने फॉर्मूले से निकाला है, CnH2n+2, यही एल्केन का फॉर्मूला है। और मैं अगर यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज कर लिया, यानी कि n की वैल्यू मैंने 2 रख ली सपोज, तो C2+2 × 2+2 यही हो जाएगा। तो C2H 2 दूनी 4 +2 6, तो C2H6, ठीक है, C2H6 है ना, ये क्या है? इथेन। ऐसी फॉर्मूले में रख के हम किसी भी उससे रिलेटेड अगर आपसे मान लीजिए पेंटेन पूछा, ऑक्टेन पूछा, डेकेन पूछा, है ना, आपसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन पूछा, कार्बन पूछा, या सिंपल फॉर्मूला ही पूछ लिया, तो हमें n की वैल्यू रखनी है और फॉर्मूला हमारा CnH2n+2 है। मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जैसे, तो मीथेन 1, इथेन 2, प्रोपेन 3, ब्यूटेन 4, पेंटेन 5, हेक्सेन 6, हेप्टेन 7, ऑक्टेन 8, नॉनेन 9 और डेकेन क्या हो गया? 10 हो गया। बराबर है, समझ आ गया? वेरी सिंपल, ये लर्न करना है आपने। उसके अलावा ये जो चेन्स अभी तक आपने पढ़े हैं वो सब लॉन्ग चेन है, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ चेन्स है। साइक्लिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक और साइक्लिक। साइक्लिक अगर होंगे तो ट्राइंगल, स्क्वायर और हेक्सागोनल। तो साइक्लोप्रोपेन यानी कि 3 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3। साइक्लोब्यूटेन 4 आ रहे हैं, तो ऐसे। साइक्लोहेक्सेन C6H5 1 2 3 4 5 6। अकॉर्डिंगली हमने इसमें हाइड्रोजन भी लगा दिए, तो साइक्लोहेक्सेन बन गया ये। सो दिस इज हाउ योर फॉर्मूलाज आर रिटन। तीनों टेबल्स अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये सारी टेबल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन यहाँ से एक फिक्स आना ही आना है। आप किसी भी दिन का एग्जाम दीजिए, कौन सा सेट दीजिए, ALP दीजिए, ग्रुप डी दीजिए, आपके ये क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा। राइट, अ 10 मीटर लॉन्ग वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ R। 10 मीटर लंबी तार का जो रेजिस्टेंस है वो R है, तो
5 मीटर का कितना होगा, 5 मीटर का रेजिस्टेंस 10 मीटर से आधा होगा, ठीक है। 5 मीटर का कितना होगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, लंबाई के हिसाब से कैलकुलेट यहाँ पे करा जा सकता है। तो अगर आप लंबाई के हिसाब से कैलकुलेट करो तो इट विल बी हाफ, ठीक है, 0.5 r। Which of the following device does not utilize the motion of current carrying conductor in a magnetic field? अच्छा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपने कल भी देखा था, वहां पे मैग्नेटिक के लिए लिखा हुआ था, उसके अलावा कौन से आपके थर्मल पे काम करते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। नाउ इस क्वेश्चन में कौन सा इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करता, तो जो फैन होता है, मोटर होती है और जनरेटर होता है, इन तीनों में आपके मैग्नेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हैं और इनको हम करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर याद रखिए, इलेक्ट्रिक हीटर जो है ये डिपेंड करता है रेजिस्टिव हीटिंग के ऊपर, यानी कि जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिव हीटिंग। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिव हीटिंग। सेकेंडली ये काम करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर, हीटिंग इलेक्ट्रिक हीटर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला है, I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। इस पे ये इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक अवन, ये सारे इलेक्ट्रिक कैटल जो है वो काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लोकेटेड इन स्टमक वॉल? पेप्सिन रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक भी होता है, सलाइवा नहीं, म्यूकस होगा यहाँ पे, म्यूकस इंग्लिश में ऑप्शन म्यूकस, ये भी होता है। लार याद रखें, लार जो है वो सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होती है और ये हमारे माउथ में रिलीज होती है। हमारे पास 3 तरीके के सलाइवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो कि सबसे बड़ी सलाइवरी ग्रंथि कही जाती है, सेकंड सब मैंडिब्यूलर यानी कि जो मैंडिबल होता है उसके साइड से, और एक होती है सबलिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबल और सबलिंगुअल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत स्टेटमेंट कौन सी है? The force acting between particle of matter holds them together. Incorrect statement पूछी है, तो मुझे पहला स्टेटमेंट मेरा ठीक है। A force act between the particle of matter, acting between the particle of matter, acts between the particle of matter, एक ही बात है। The strength of the attractive force between particle of matters vary in different substances. अलग अलग पदार्थों में अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो भी अलग अलग होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस अलग हैं, एक होल्डिंग की बात कर रहा है, ठीक है, एक सिंपल एक स्टेटमेंट दे रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे से अपोजिट है और स्टेटमेंट डी जो है वो गलत है, क्योंकि कभी भी अट्रैक्टिव फोर्स किसी भी मैटर के पार्टिकल के बीच में कांस्टेंट या इररिस्पेक्ट ऑफ मासेस नहीं हो सकता। हम तभी तो फोर्स का फॉर्मूला भी पढ़ते हैं। अगर मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करूं तो ब्रह्मांड में कोई भी चीजें जो फोर्स से जुड़ी होती हैं, जी m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर, तो यहाँ पे मास यानी कि द्रव्यमान, पार्टिकल्स भी होंगे तो भी मतलब तो भी निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। निम्न में से समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। होमोजीनस मिक्सचर्स कौन से होते हैं? होमोजीनस मतलब होमोजीनस यानी कि समांगी मतलब समान, ठीक है। समान का मतलब जब किसी भी चीज को हमने किसी भी चीज में घोला तो वहां पे जो सॉल्यूट है, ठीक है, जो कि सॉल्वेंट में घुला, सॉल्वेंट आपको दिखाई नहीं देना चाहिए पहली चीज, या फिर फिक्स्ड प्रपोर्शन होना चाहिए, ठीक है, फिक्स्ड प्रपोर्शन। जैसे कि एलॉय जो बनते हैं उनका प्रपोर्शन फिक्स्ड होता है, इसलिए होमोजीनस कहलाते हैं। जो हवा होती है, हवा, वो आपकी होमोजीनस मिक्सचर कहलाती है, राइट। शुगर डिसॉल्व इन वाटर समांगी मिश्रण है, सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर दोनों एक दूसरे के ऑप्शन है। कॉपर सल्फेट पाउडर इन वाटर, पानी में कॉपर सल्फेट को जब हम घोलेंगे तो भले ही उसका कलर नीला हो जाता है लेकिन कॉपर सल्फेट ढंग से घुल जाता है, आपको कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स नजर नहीं आते, वो घुला हुआ पानी के साथ ही दिखता है, ठीक है। ऑयल इन वाटर याद रखें, पानी में जो तेल होता है ना वो घुलता नहीं है, तेल इमिसिबल होता है,
डेंसिटी होती है। डेंसिटी जिस चीज की पानी से कम होगी वो तैरेगी, डूबेगी नहीं। तो तेल की डेंसिटी पानी से कम होती है तो वो ऊपर तैरता है, ठीक है। ओके, द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज, ये हमने फॉर्मूले वाली क्लास में कर लिया है। जब भी टाइम की बात आ जाएगी तो हम बात पावर की करेंगे, ठीक है। एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होती है काम को करने की क्षमता, ठीक है। प्रेशर होता है वर्क अपॉन में एरिया, और मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी, और ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से आता है, संवेग। व्हाट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन इन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के लिए याद रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरीसृपों में लिंग निर्धारण तापमान या टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अगर तापमान कम है एक पर्टिकुलर पॉइंट से तो वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो फीमेल बनेगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो मेल बनेगा। इस तरीके से चीजें डिफाइंड जो है वो होती हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ अ मैसिव ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होता है। नीचे से ऑप्शन पढ़ते हैं। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। पहली बात, ये दोनों ऑप्शन आपको कट करने हैं क्योंकि मास होता है कांस्टेंट वैल्यू, द्रव्यमान एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये ना तो घटती है ना बढ़ती है, ठीक है। तो मास जो है वो चेंज हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब इन दोनों ऑप्शन में से एक चेंज होगा, और दोनों ऑप्शन वेलोसिटी के हैं। वेलोसिटी ऑफ द मास ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ द मैसिव ऑब्जेक्ट या मैसिव ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। जब भी किसी भी चीज में फ्री फॉल होगा तो जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? बढ़ेगी। कोई चीज धरती पे भी सपोज नीचे आ रही है तो जैसे जैसे वो नीचे आती है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और घटती नहीं है। ए इसका आंसर होगा, एक ही ऑप्शन ठीक हो सकता है ना। व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन अ बस एंड इट सडनली स्टॉप, ये मैंने आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। वी टेंड टू मूव फॉरवर्ड, दिस इज ड्यू टू व्हाट? दिस इज ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। न्यूटन के पहले नियम, द इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी, जड़त्व का नियम। जड़त्व होता है कि हम अपनी पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं करना चाहते। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमस के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अवपरमाणिक कण को दर्शाता है? Which of the following option represents the subatomic particle found in Thomson's atomic model? Thomson's atomic model में हमको क्या दिखता है? जे थॉमसन का मॉडल है ना, जे थॉमसन के मॉडल में उस मॉडल को हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। और थॉमसन को किस चीज की डिस्कवरी के लिए जाना जाता है? इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कोई बात नहीं की गई थी थॉमसन के मॉडल में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर? कॉपर सल्फेट करके याद रखें, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर की रिफाइनिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो होता है वो कॉपर सल्फेट, CuSO4, ठीक है, CuSO4। SO4 की भी जो वैलेंसी है वो 2 होती है, कॉपर की भी 2 होती है, इसकी +2 और इसकी -2, तो ये अपने आप को नलीफाई करते हैं और फॉर्मूला बन जाता है Cu और SO4, कॉपर सल्फेट, राइट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ना एक चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पे लग रही है ऑड वन आउट, कि मैक्स जो 20 क्वेश्चन हैं उसमें से 5 क्वेश्चन लगभग इस तरीके के हैं, इनको हम ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है, कि मेरे पास जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके बेसिस पे मुझे आंसर देना है। जैसे लेट्स स्टार्ट विद यहाँ से नीचे से, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सिंपल है, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेट ऑफ जाइगोट, निषेचन से हमें युग्मनज या जाइगोट मिलता है, ये भी ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन्स, मेल रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं वो कहां से प्रोड्यूस होते हैं? पॉलन ग्रेन से, जो कि एंथर पे लगा होता है। एंथर जो फिलामेंट पे चिपकी है, दोनों को मिला के हम स्टेमन बोलते हैं, STAMEN। द फीमेल गैमीट इज प्रेजेंट इन स्टिग्मा। नो, फीमेल गैमीट इज नॉट प्रेजेंट इन स्टिग्मा, इट इज प्रेजेंट इन ओवरी। नाउ अगर किसी ने ढंग से साइंस नहीं पढ़ी है, साइंस में थोड़ी सी भी कहते हैं कि कोताही बरती है, ढंग से आपको समझ ही नहीं आई चीजें, तो आपको ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा, है ना। आप कहीं ना कहीं गलत करोगे ही करोगे। ये हार्ड कोर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर आपको ए देना है।
फीमेल गैमीट इज प्रेजेंट इन स्टिग्मा, नो इट इज प्रेजेंट इन ओवरी। जब किसी अपारदर्शी वस्तु के ऊपर, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामिति छाया देखते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। When light falls on an opaque object, opaque मतलब अपारदर्शी, पूरी तरीके से नहीं दिख रहा ना पूरी तरीके से बंद है, हल्का हल्का। वी सी ज्योमेट्रिक शेडो, क्यों दिखती है ज्योमेट्रिक शेडो यहाँ पे? क्योंकि जो ट्रैवलिंग लाइट की है वो क्या होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में गया, फैल गई चीजें, ओपेक ऑब्जेक्ट पे होता है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में है और ओपेक ऑब्जेक्ट उसका जो पाथवे है वो रोक देती है। तो वहां पे आपको ऐसे फैली हुई लाइन, जैसे आप दीवार पे जैसे लाइट गई, लाइट अगर मान लीजिए कि या तो वो डॉट ही बन जाती है या फिर वो ऐसे करके फैल, जैसे आपकी कुछ डिजाइन लाइट्स की जो है वो इसी फिनोमिना को यूज करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है लाइट और वो अलग अलग शेप्स के लाइट्स को बना देती है। ठीक है, याद रखिए वो लाइट को किसी भी ऐसे एरिया में जाने से मतलब एरिया में रोक रही है, ओपेक है तो वो रोक रहा है उसको, लाइट को, स्ट्रेट लाइट को ट्रैवल करते हुए, एंड इट क्रिएट्स अ शेप, है ना। तो लाइट क्योंकि ट्रैवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में, इसलिए। अब यहाँ पे डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग नहीं आंसर करना, सिंपल ट्रैवलिंग ऑफ लाइट इज इन स्ट्रेट लाइन, इसीलिए ज्योमेट्रिक पोजीशन दिखाई देती हैं। When an object is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की दूरी बताई गई है, तो ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होती है u, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। मिरर की बात हो रही है, कनकेव की हो रही है। फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/half होगा। द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एग्जैक्टली इमेज जो है वो बन के आ रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है तो यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज एक ही है, 20 ही है ना। तो 20 और 20 पहले तो नलीफाई हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे मैग्निफिकेशन में -1 होता है, इसलिए मेरा आंसर -1 आएगा। अगर आपको इतना क्वेश्चन में समझ आ गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, हाइट दोनों की बराबर होगी, तो 20 डिवाइडेड बाय 20 जो कि 1 हो गया। ऑप्शन में एक ही 1 है तो आंसर आप -1 आराम से दे सकते हो। यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना है जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू -v अपॉन में -u होता है, सॉरी -v अपॉन में u, एक ही सिंगल माइनस है, 20 -20, क्योंकि जब आप बात कर रहे हो कनकेव मिरर की तो आपकी नेगेटिव इमेजेस बन के आएंगे। ठीक है, ओके। अगेन ऑन दी 26 जनवरी S50 कोड लगा के आप साइंस का पूरा थ्योरी बैच 599 रुपीज में ले सकते हो। वैलिडिटी 1 ईयर की रहेगी, 1 साल तक उसमें जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा आप ले सकते हो। बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस भी अपडेटेड हैं, सारे साइंस के 5000 के आसपास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चंस भी अपडेट होंगे। मॉक टेस्ट भी आपको उसमें पूरे मिलने वाले हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पूरी थ्योरी विद पीडीएफ आपको मिलेगा, यानी कि कंटेंट जो है वो आपको पूरा मिलेगा, एक जगह पे पूरा कंटेंट है। साथ में टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपकी अपडेटेड है। एक टेस्ट सीरीज एएलपी, ग्रुप डी और एनटीपीसी तीनों को कैटर करेगी। साइको टेस्ट भी हैं उसमें, तो एएलपी वाले बच्चे और स्टेशन मास्टर जिनका निकलता है वो लोग थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। ग्रुप डी वाले बच्चे जो हैं वो भी इस सीरीज को ले सकते हैं। 100 साइंस के सेक्शनल टेस्ट हैं, एएलपी के और रेलवे के अलग से पूरे टेस्ट हैं। अपडेटेड भी होता रहेगा कंटेंट और नया भी ऐड होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये में लिमिटलेस है, टेस्ट में लिमिटलेस है। कभी तक भी आप ज्वाइन करो, टेस्ट देते रहो आराम से, कुछ कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन की पीडीएफ भी आप लोगों के जो मैंने आज पढ़ाया है, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसकी पीडीएफ भी आप लोग के लिए अपडेट हो जाएगी, तो वो भी आपने पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना ताकि सारी चीजें क्लियर हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। इट इज एन रेगुलर सेशन, हर दिन करना है कुछ ना कुछ वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो ही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ वीडियो आपके लिए जरूर से हर दिन अपलोड होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।